गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के सारणिक चैप्टर में आव्यूह द्वारा युगपत समीकरण को हल करना ये बताएंगे। ठीक है, किसी युगपत समीकरण को आव्यूह विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है इसके बारे में आज हम बताएंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में ये मान के चलिए 95% चांस है कि इसका एक क्वेश्चन 8 नंबर में आता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण दी है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y और c3 इज इक्वल टू d3। ये युगपत समीकरण है। ठीक है, इनको हमको हल करना है। तो हल करने की विधियां हमने बहुत सारी पढ़ी थी पहले। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रेजल्ट मेथड, ये सब पढ़ा था हमने। ठीक है, पिछली कक्षाओं में हल करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, आव्यूह विधि से हल करना है। ठीक है, तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए जितने भी कोफिशिएंट है, जैसे ये x का कोफिशिएंट क्या है a1, इसमें क्या है a2, इसमें क्या है a3, y का कोफिशिएंट b1 b2 b3, z का कोफिशिएंट c1 c2 c3, इसको एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। ठीक, और जो भी वेरिएबल यूज हुए हैं, जैसे x यूज हुआ है, y यूज हुआ है, z यूज हुआ है, इसको दूसरी मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। इक्वल टू, और जो इक्वल टू की वैल्यू आई है यहाँ पे d1 d2, इसको एक अलग मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। यानी ये ax इक्वल टू b फॉर्म में इसको हमने लिख लिया, जहां पे x क्या है, जहां a क्या है, एक मैट्रिक्स है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और कैपिटल X क्या है, x y z, और b क्या है, कैपिटल B जो है वो एक मैट्रिक्स है d1 d2 d3। ठीक है, ये तो देखो हमें मैट्रिक्स A पता है, क्या है, A पता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक, और अभी हमने लिखा ax इक्वल टू b। अगर हम चाहें तो a इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इक्वल ही रहेगी बात। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या होती है i x इज इक्वल टू a इनवर्स b। i से मल्टीप्लाई x का होगा तो क्या आएगा x, यानी x इक्वल टू a इनवर्स b। x क्या था, एक मैट्रिक्स थी x y z, और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू आ जाएगी। जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ पे p q r है, तो जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू p आ जाएगी, y की वैल्यू q आ जाएगी और z की वैल्यू r आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, x इक्वल टू a इनवर्स b। जब a पता है तो a इनवर्स हम निकाल लेंगे और a इनवर्स का b वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको x के बराबर कर देंगे, x y z की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं जिससे और आसानी से हम समझ सकते हैं कि हमने क्या किया। ठीक, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। पहले हम लेते हैं 2 समीकरण वाला और फिर 3 समीकरण या 3 वेरिएबल वाला लेते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है आप लोग। निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ठीक, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। क्या करना है, आव्यूह विधि से हल करना है। समीकरण क्या है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और दूसरी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ये 2 समीकरण दी हैं और इसको हमें क्या करना है, आव्यूह विधि से हल करना है। हल करना हमें पता है, लेकिन यहाँ पे किससे करना है, आव्यूह विधि से। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 दिया है और 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 दिया है। तो कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, 2 3 5 2, ये कोफिशिएंट हो गए। ठीक, और जो वेरिएबल यूज हुए हैं दूसरी मैट्रिक्स में, इक्वल टू, जो इक्वल टू की वैल्यू दी थी आगे वो तीसरी मैट्रिक्स में, यानी हमने इसको लिख लिया ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में।
क्या लिखा, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, जहां पे ए जो है वो है 2 3 5 2 और x जो है वो है x y और b जो है वो मैट्रिक्स दी है 1 7। इतनी बात क्लियर है। हमें a पता है, a क्या है 2 3 5 2, ये किसकी वैल्यू है, a की। अभी हमने बताया था x इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स b, यानी a इनवर्स हमें पता होना चाहिए। तो जब मैट्रिक्स a पता है तो a इनवर्स हम निकाल सकते हैं। कल ही हमने बताया था a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट a 2 क्रॉस 2 का जब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हमने क्या कहा था, इन दोनों कोएफिशिएंट को बदल दिया करो, जैसे ये यहाँ पे ये यहाँ पे, और बाकी दोनों के साइन चेंज कर दिया करो। और डिटरमिनेंट a निकालना भी आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 2 -3 -5 2 और ये हो जाएगा 4 -15 -9, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स। बात क्लियर है, ए दिया है, ए जो यहाँ पे हमने माना था उससे हमने ए इनवर्स निकाल लिया। और अभी हमने बताया था x इक्वल टू होता है ए इनवर्स b। x इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स b। ए इनवर्स की वैल्यू -1/9 2 -3 -5 और 2। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ देखो दी हुई है 1 7। क्या दी हुई है, 1 7। अब क्या करो, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। ये जो कैपिटल X था वो क्या था, x y। इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई देखो क्या हो जाएगा, 2 का 1 से हुआ, -5 का 7 से हुआ, फिर 3 का 1 से हुआ और इसका इससे हुआ, तो कितना आ जाएगा 14। तो -1/9 और ये कितना आ जाएगा -33। 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, ये 11 का डेरिवेटिव की वैल्यू 11 है। ठीक, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा -33 और यहाँ पे क्या आएगा 11। अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा -1 और इधर क्या था x y। तो जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 और y की वैल्यू क्या आएगी -1। तो ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स b का, तो एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी कि आसानी से कंपेयर हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो जिस ऑर्डर की होगी उसी ऑर्डर की आ जाएगी और आपस में कंपेयर करके x और y की वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये करना होता है फॉर्मूला। आई बात समझ में। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स आए। ठीक, बात समझ में आ रही है ना कैसे करना है। ये अगर मल्टीप्लाई करना अगर आपको नहीं आता तो मैट्रिक्स का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, और मतलब जहां तक है सारे बच्चों को हमने बता दिया था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा तो वो देख लेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो ये क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का, 8 नंबर का। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि से हल कीजिए। समीकरण दिया है x + y + z, x + y + z इज इक्वल टू 6, x - y + z इज इक्वल टू 2 और 2x + y - z इज इक्वल टू 1। ये समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना है, इस टाइप से क्वेश्चन एक 8 नंबर का आता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले कोफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। x का कोफिशिएंट 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1 -1 1 1 1 -1 और एक वेरिएबल की मैट्रिक्स बना लेते हैं x y z इक्वल टू 6 2 1। इतनी बात क्लियर। यानी हमने जो इक्वेशन दी थी उसको लिख लिया ax इक्वल टू b की फॉर्म में, जहां a क्या है, एक मैट्रिक्स है 1 1 2
1 माइनस 1 1 और 1 1 माइनस 1। और x जो है एक मैट्रिक्स है x y z, और b जो मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट है 6 2 1। कितना कर लिया? अब देखो हमें a पता है, a हमने क्या माना था, इसी को माना 1 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? a इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a इनवर्स। तो a इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, सबको आता है डिटरमिनेंट निकालना, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डिटरमिनेंट हम डायरेक्ट लिख देते हैं 6, जीरो नहीं आएगा, अगर जीरो आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया, क्या आया 6। एडजॉइंट a, एडजॉइंट a निकालना भी हमने वीडियो में बताया था, ठीक है। एडजॉइंट a भी हम डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं, एडजॉइंट a हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट a आ जाएगा आपका 0 3 3 2 माइनस 3 1 2 0 माइनस 2। ये एडजॉइंट a निकल जाएगा, ठीक। ये कैसे निकाला जाता है पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक। अब a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट a क्या है, 1/6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 3 3 2 माइनस 3 1 और 2 0 माइनस 2, ठीक। a इनवर्स निकल गया। a इनवर्स निकालने के बाद x इक्वल टू लिख देंगे a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/6 0 3 3 2 माइनस 3 1 और 2 0 माइनस 2। और b की वैल्यू क्या है, a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स लिख दिया, b की वैल्यू है 6 2 1, ये b की वैल्यू है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो इसका इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 0 का 6 से हुआ 0, 2 का 2 से हुआ 4 और 2 का 1 से हुआ 2, ठीक। दूसरा एलिमेंट देखिएगा, 3 का 6 से हुआ 18, माइनस 3 का माइनस 2 से हुआ -6 और 0 से हुआ तो ये 0 ही रहेगा। 3 का 6 से हुआ 18, 1 का 2 से हुआ 2 और ये -2, तो ये आंसर आ जाएगा 1/6। ये आ जाएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा 18। जब 6 से डिवाइड कर देंगे तीनों से होगा तो ये आ जाएगा 1 2 3। ये कैपिटल X आया, कैपिटल X का मतलब क्या हुआ, x y z। x y z बराबर क्या आ गया 1 2 3। और जब कंपेयर करेंगे इसको तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। आपका आंसर सही आया है कि गलत आया है, ये चेक करने के लिए तुम इन तीनों वैल्यू को हम इस समीकरणों में रख देंगे। अगर सेटिस्फाई करनी होगी तो आंसर आ गया, ठीक। तो इसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या करना है। ये आपको इक्वेशन दी होगी, जो कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनेगी वो एक बना लेंगे और एक वेरिएबल से बना लेंगे, एक इक्वल टू से बना लेंगे। ax इक्वल टू b फॉर्म में आ जाएगा, जहां a ये होगा, x कैपिटल ये होगा, b कैपिटल ये होगा, ठीक है। अब a पता है तो a पता है तो a इनवर्स निकालना हमें आता है, a इनवर्स निकाल लेंगे। x इक्वल टू a इनवर्स b, अभी हमने आर्टिकल जब बताया था तो बताया था x इक्वल टू क्या होता है a इनवर्स b। a इनवर्स की वैल्यू पता है b की, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस ऑर्डर का ये x है उसी ऑर्डर की ये मैट्रिक्स आ जाएगी जब मल्टीप्लाई करेंगे, और कंपेयर कर लेंगे तो x y z की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपको a इनवर्स निकालना आना चाहिए, जो कि हम कल बता चुके थे, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। जिसको नहीं आता होगा वो वीडियो देख लेगा पुराना मैट्रिक्स वाला, उसमें हमें मल्टीप्लाई करना बताया है, ठीक है। बात क्लियर है, क्या करना है। और बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा स्पीड बनाइए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। यही मतलब कुल मिला के जितना भी चीजें आपने पढ़ी है, जैसे डिटरमिनेंट निकालना पड़ा, फिर एडजॉइंट ए निकालना पड़ा, इनवर्स निकालना पड़ा,
मल्टीप्लाई करना पड़ा मैट्रिक्स का, वो सारी चीजें इस क्वेश्चन में यूज हो जाती है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़ा लेंथी भी होते हैं, इसलिए 8 नंबर में आते हैं। ठीक, तो 8 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ये आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में, वो सारे क्वेश्चन आप लगाइए। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट कमेंट में करिए, आगे बताइए। ठीक है, तो कहिए। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब एक चीज और बची है, वो कुछ कुछ बुक में दी है, कुछ कुछ बुक में नहीं दी है। ये जैसे हमने आव्यूह विधि से सॉल्व किया, ऐसे ही इसको सारणिक से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, उसको क्रैमर रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैमर रूल। ठीक, क्रैमर विधि द्वारा से हल किया। ठीक, ये हमने बताया वो किस विधि से था? आव्यूह विधि से। तो कुछ बुक में तो केवल आव्यूह दिया है, लेकिन सारणिक की हेल्प से भी हम इसको तीनों समीकरणों को सॉल्व कर देते हैं, उसको हम कहते हैं क्रैमर विधि। ठीक है, तो इससे हम इसको भी हम आज ही बता दे रहे हैं, तो आपका ये लेसन जो होगा वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम आज ही खत्म कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3 समीकरण दी है, तो समीकरण को क्रैमर यानी ये सारणिक के हेल्प से हल होगा। वो अभी जो हमने बताया किस हेल्प से हुआ था? आव्यूह की विधि से करना था। तो क्वेश्चन में लिखा होगा आव्यूह विधि से हल कीजिए, जो पहले बताया था वो, या कह देगा क्रैमर विधि से हल कीजिए। तो कैसे करेंगे ये हम बताने जा रहे हैं। जैसे लिखा है x + 3y + z = 5, क्रैमर के नियम। ठीक, क्रैमर विधि ने क्रैमर के नियम से। ठीक, ये लिखा है। और दूसरी लिखा है 2x - y + 3z = 4, और तीसरी लिखी है x - 2y + 5z = 4। तो जितने भी गुणांक है देखो d से डिनोट करेंगे। सारणिक में लिखेंगे 1 2 1 3 -1 -2 1 3 5। ठीक, ये हमने लिख लिया और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना सबको आता है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं -23। अब क्या करेंगे? अब d के प्रथम स्तंभ को अचर पदों से विस्थापित कर देंगे, dx निकालेंगे। dx में क्या करेंगे? ये दोनों रो तो ऐसे ही रहेंगे, ये दोनों कॉलम तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जो पहली वाली स्तंभ है, ये जो स्तंभ है, ये किससे चेंज हो जाएगी? 5 4 4 से, 5 4 4 से। ठीक, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी -23, इसकी भी आ गई। ठीक, अब हम dy निकालेंगे। dy कैसे निकलता है? dy में पहला स्तंभ वही d वाला है, पहला स्तंभ क्या वाला जो ये लिखा था वही, तीसरा स्तंभ भी वही, लेकिन जो अब की चेंज होगा dy में, ये दूसरी वाला स्तंभ क्या हो जाएगा? 5 4 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब इसको सॉल्व किया तो भी -23 आया। आप तो सॉल्व कीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया? ये आया। ठीक, अब dz निकालते हैं। dz कैसे निकालेंगे? पहले कॉलम को ऐसे ही लिखेंगे, दूसरे कॉलम को भी ऐसे लिखेंगे और तीसरे कॉलम को इससे चेंज कर देंगे 5 4 4 और इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो फिर -23 आया। हो सकता है वैल्यू अलग अलग आए, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में -23 ही आ रही। और x की वैल्यू जो होगी वो dx/d, y की वैल्यू dy/d और z की वैल्यू dz/d, ये हो जाती है। तो ये आंसर आ जाएगा -23/-23 यानी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो ये विधि जो ये समीकरण हमने सॉल्व किया है, ये क्रैमर के नियम से किया है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये 3 इक्वेशन दी है, तो जो इसके कोएफिशिएंट होंगे 1 2 1 3 -1 2 1 3 1, ये कैपिटल डी आ जाएगा। इसको सारणिक में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सारणिक में, और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो पहला कॉलम है, ये चेंज कर देंगे। किससे चेंज कर देंगे? इससे 5 4 जो इक्वल के इधर लिखा था, पहला कॉलम चेंज कर देंगे, तो उसको क्या कहेंगे? dx।
और अगर दूसरे कॉलम को चेंज करेंगे, ये जो डी लिखा था इसमें दूसरे कॉलम को चेंज करेंगे इसको इससे, तो लिख देंगे dy। और जब तीसरे कॉलम को चेंज करेंगे डी में, तीसरे कॉलम की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो वो हो जाएगा dz। चारों को सॉल्व कर लेंगे, d dx dy dz। x बराबर क्या होता है dx अपॉन d, और y बराबर dy अपॉन d, और z बराबर dz अपॉन d, और इन सब की वैल्यू फाइंड आउट है। तो इसको कहते हैं क्रैमर करना। इसमें तुम्हें सारणिक चार्ट तो सॉल्व करनी है और कुछ खास नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को, और हम बता देते हैं और क्लियर हो जाए। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये क्या है, क्रैमर के नियम से सॉल्व किया गया। और जो इससे पहले बताया था इनवर्स निकाल के x इक्वल टू a इनवर्स b, वो क्या था, आव्यूह विधि से सॉल्व किया गया, ठीक। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, जैसे हमने लिया 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 और x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 11 और 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 1, ठीक। दी हुई समीकरणों के गुणांकों से गुणांक का सारणिक, ठीक, गुणांक का सारणिक d से लिखेंगे 2 1 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1 माइनस 2 4। अब जब dx लिखेंगे, देखो एक काम ये करो, यही पूरा उतार दो, तो dx लिखा करो तो पहली लाइन हटा दो, ठीक। और जब dy लिखेंगे तो पहली लाइन वही वाली, दूसरी लाइन छोड़ देंगे। और जब dz लिखना होगा, तो जब dz लिखना होगा तो d वाली ही पहली दूसरी लाइन लिख देंगे और तीसरी लाइन छोड़ देंगे। ध्यान से समझना, ये dx है, पहली लाइन किससे बदल देंगे, पहले कॉलम को 1 11 1, इसमें दूसरे को बदल देंगे और इसमें तीसरे को बदल देंगे, ठीक है। अब इन सबकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू जो आएगी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 15 45 30 15 45 30, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और dz की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -15, ठीक। ये वैल्यू हम निकालेंगे। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे अपने आप कर सकते हो। अब जो x बराबर होगा वो dx अपॉन d होता है। dx की वैल्यू क्या है 15 नहीं 45 बटे 15, कितना आ जाएगा 3। y dy अपॉन d होगा, dy की वैल्यू क्या है 30 अपॉन 15, आंसर आ जाएगा 2। z की वैल्यू क्या होगी dz अपॉन d, dz -15 बटे 15 यानी -1, ठीक। तो ये x y z की वैल्यू निकल गई। इसको हम क्या कहते हैं क्रैमर का नियम। तो आव्यूह विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कुछ ही किताबों में दिया है लेकिन हमने बता दिया है क्रैमर विधि यानी सारणिक की हेल्प से कैसे समीकरणों को सॉल्व करते हैं, और इससे पहले जो बताया था आव्यूह विधि से। तो कम से कम आप लोग 10-10 क्वेश्चन दोनों विधियों से लगाइएगा और कंफ्यूज नहीं होना। भले 2 दिन में लगाइए, एक दिन आप क्या करना आव्यूह विधि से 10 क्वेश्चन लगाइए कि आव्यूह विधि से समीकरणों को सॉल्व कैसे किया जाता है, और दूसरे में क्रैमर के नियम से कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं, ठीक। तो आज ये पूरा चैप्टर आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से एक बार कर लीजिए। ये क्वेश्चन ये चैप्टर मान के चलिए आपको 7 से 8 नंबर दे देगा, ठीक है ये चैप्टर। और आगे जो चैप्टर हम पढ़ा चुके थे उससे दोनों मिला के 13-14 नंबर का आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।